जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल सागर के टेक में। तो दोस्तों आज हम IOCL टेक्निकल अटेंडेंट की जो हमारे मिक्स टेक्निकल क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो उसका आज हम पार्ट 5 यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों जो भी आपने अगर पिछले पार्ट नहीं देखे तो वाच कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। काफ़ी जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछली बार आए थे उससे लेवल के, यानी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना देर गवाए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपको ये जो 10वां क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो ये हमारे इलेक्ट्रिशियन पार्ट में तो कल हमने कर लिया था। ठीक है, यानी 10 तक हमने कर लिए थे, तो इससे आगे हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो आप कमेंट में कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम 11 से अभी स्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट में लिख लीजिए। प्रतिरोध मापा जाता है। ठीक है, तो यानी आपको क्या बोलना है, प्रतिरोध किस में मापा जाता है, तो प्रतिरोध मापा जाता है अपना ओम में। ठीक है, इसका ये राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीड आम्ल बैटरी चल सकती है, यानी जो अपनी लीड एसिड बैटरी है वो चल सकती है। तो यानी कितने वर्ष चलती है, तो वो चलती है आपकी दोस्तों 2 से 5 वर्ष तक। ठीक है, एसी परिपथ को पावर फैक्टर बराबर है। तो देखिए जो एसी परिपथ में पावर फैक्टर होता है, तो वो हम किससे डिफाइन करते हैं, तो हम करते हैं जो आपका कॉस पाई जो होता है। ठीक है, कॉस पाई से हम क्या करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। तो पावर फैक्टर जो हम देखिए कॉस पाई से हम इसमें क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अगर आपको वो ये भी निकालता है तो देखिए कॉस पाई इज इक्वल टू होता है आपका R/Z। ठीक है, रेजिस्टेंस अपॉन जो आपका इम्पीडेंस होता है। ठीक है, उसको भी इससे भी यहाँ पे रिलेट करते हैं। ठीक है, अगर कभी आपको ये वैल्यू देके पावर फैक्टर एंगल पूछा जाए तो इससे भी आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो बी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युतीय मात्रा नहीं है, तो देखिए आप काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है। तो वोल्टेज भी देखिए विद्युतीय मात्रा है, करंट भी है, साथ सिर्फ जो अपने दूरी है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी ये अपना राइट हो जाएगा। यानी दूरी जो है इलेक्ट्रिकल की क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, और पावर भी है। तो देखिए वोल्टेज को हम वोल्ट में मेजर करते हैं, अगर करंट की बात करें तो उसको हम एम्पियर में मेजर करते हैं, अगर पावर की बात करें तो उसको हम क्या करते हैं, वैट में मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए, काफ़ी बार यूनिट भी उसका पूछा जाता है। किसी एक बिंदु पर मिल रहे सारे करंट का योग शून्य होता है, यह किसका नियम है। तो देखिए यह नियम आपको समझा देता हूँ एक बार, जो आपका किरचॉफ करंट लॉ है। ठीक है, यानी जिसको KCL भी बोला जाता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ। तो देखिए ये मान लीजिए एक जंक्शन है, नोड है। तो देखिए ये करंट हो गया, फिर ऐसे एक करंट हो गया और एक करंट हो गया। ठीक है, अगर मानिए इसकी डायरेक्शन ये इस तरह है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन इस तरह और इसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें होता क्या है, तो जो आने वाला करंट और इज इक्वल्स टू क्या होता है, जाने वाला करंट। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, मानो अगर ये I1 है, ये अगर I2 है और ये अगर I3 है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, तो I1 इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं I2 प्लस हो जाएगा आपका जो है I3। ठीक है, तो यही इक्वेशन जो है इसका बन जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, KVL यानी किरचॉफ करंट लॉ। तो इसमें जो है एक बिंदु से मिल रहे और वहाँ से जाने वाले, जो यानी देखिए जो आपका इनकमिंग इज इक्वल्स टू आउट गोइंग। ठीक है, तो इसका जो का योग होता है तो वो क्या होता है, आपका शून्य हमें प्राप्त होता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका किरचॉफ करंट लॉ, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, KCL भी हम बोलते हैं। और किरचॉफ वोल्टेज लॉ तो उसे हम KVL बोलते हैं। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 12 वोल्ट की बैटरी का खुला परिपथ वोल्टेज होगा। तो देखिए यहाँ पे खुला परिपथ बोला है, ना कि शॉर्ट। ठीक है, अगर शॉर्ट बोलते, अगर शॉर्ट अगर वो बोलते थे, ठीक है, तो शॉर्ट बोलते तो आपका जो वोल्टेज आ जाता वो आ जाता 0। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे बोला है 12 वोल्ट बैटरी का खुला परिपथ बोला। ठीक है, खुला परिपथ यानी जितना वोल्ट हम इनपुट में दे रहे हैं तो उतना ही हमें क्या परिपथ में मिलता है, यानी कितना मिलेगा, तो 12 वोल्ट यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इंट्रिंसिक अर्धचालक पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन का संयोजकता कक्ष होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का संयोजकता कक्ष होता है, तो देखिए इसका जो मैं आपको एक पूरा डिटेल बता देता हूँ। तो देखिए अगर आपका बोले अर्धचालक यानी क्या होता है, सेमीकंडक्टर। तो देखिए पहले हम देख लेते हैं कंडक्टर। तो कंडक्टर में संयोजकता कक्ष होता क्या है, तो देखिए यदि मानो आपका मैं देखिए आपको समझाने के लिए हम ले लेते हैं एक कार्बन लेते हैं, कार्बन का
देखिए कार्बन का क्या होता है, अनुक्रमांक होता है 6, तो इसका जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है तो वो कैसा बनेगा, तो वो बन जाएगा, पहली कक्षा में आ जाएंगे 2, दूसरी कक्षा में आ जाएंगे 4। तो इसका जो संयोजकता होता है तो वो कितना बन जाएगा 4, ठीक है, संयोजकता यानी क्या होता है, आउटर सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, संयोजकता, ठीक है। तो ये तो आपको संयोजकता समझ आ गई, तो अब बात करते हैं कंडक्टर में, ठीक है। और जो भी कंडक्टर रहेगा तो उसकी संयोजकता यानी जो आउटर सेल है उसमें देखिए एक से 3 के बीच में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। अगर बात करें हम इंसुलेटर की, ठीक है, इंसुलेटर की अगर बात करें तो इंसुलेटर में 7 से 8, ठीक है, 7 या फिर 8, 7 से लेकर 8 तक वहाँ पे उसके भी यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। अगर बात करें हम अपने ये अर्धचालक यानी जो आपका सेमी कंडक्टर है, ठीक है, तो सेमी कंडक्टर के इसमें रहते हैं सिर्फ 4, ठीक है, यानी जिस भी पदार्थ के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए तो वो समझ जाइएगा कि वो क्या है, आपका सेमी कंडक्टर है, ठीक है। तो ये आपको समझ लेगा, ये नोट भी कर लीजिए दोस्तों, काफ़ी बार जो एग्जाम में यहाँ पे पूछा जाता है कि कंडक्टर में के आउटर सेल में कितने रहते हैं, सेमी कंडक्टर के और आपका इंसुलेटर के। तो चलिए आपको समझ गया होगा। तो देखिए इस पदार्थ इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिबाधा का मात्रक है, तो देखिए जो आपका प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस, ठीक है, तो इम्पीडेंस का मात्रक हो जाएगा आपका ओम। ओम में हम क्या करते हैं, इम्पीडेंस मेजर करते हैं, साथ ही अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो वो भी क्या हम ओम में ही मेजर करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण प्रतिघात यानी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है तो उसका जो आपको बताना है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का वो फार्मूला क्या होता है। तो देखिए जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, ठीक है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है आपका 2π एफ और एल, ठीक है, 2π एफ एल इसका जो फार्मूला होता है। तो एफ यानी फ्रिक्वेंसी हो गया, एल यानी आपका क्या हो गया, इंडक्टेंस हो गया। अगर बात करें कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का ये हो गया, अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी हम जिसे एक्सी से दर्शाते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है, तो उसका फार्मूला होता है 1/2π/f(c)d, ये जो उसका फार्मूला है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम में जो है काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको बोले कि WL क्या होता है, ठीक है, WL को ही हम क्या बोलते हैं 2π/FL, ठीक है, यही क्या होता है WL। वहाँ पे हम क्या इंडक्टिव रिएक्टेंस के जो हमने लिखा था 2π/FL, तो उसकी जगह पर हम WL भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें कैपेसिटिव ओमेगा कैपेसिटिव, तो देखिए उसका होता है 1/2π/FC, ठीक है, 1/2πFC उसका हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका देखिए पहले राइट आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये इसका राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा दोस्तों, ये यहाँ पे पाए मान लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे हमें थोड़ा प्रिंटिंग में हो गया था, इसको पाए मान लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी आवेश रहित चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में से किस नियम द्वारा ज्ञात करते हैं। तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर बन जाएगा जो फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम होता है उससे हम क्या करते हैं, जब भी यानी अपने को जो अपना आवेश है वो अगर पता नहीं है, ठीक है, तो तब हम क्या करते हैं, तो जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है उसको इस्तेमाल करते हैं, यानी जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट बन जाएगा। विद्युतीय सोल्डर मिश्रण है, तो देखिए जो आपका इलेक्ट्रिक सोल्डर होता है तो वो उसमें होता क्या है, देखता है आपका एक तो लीड होता है, ठीक है, लीड होता है और साथ ही उसमें क्या होता है आपका होता है टीन, ठीक है, तो ये दोनों से मिलकर क्या है विद्युतीय सोल्डर बनता है। तो देखिए उसमें जो आपका लीड होता है वो होता है लगभग 37%, ठीक है, और जो आपका टीन होता है वो होता है आपका 63%, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पदार्थ का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो देखिए जो आपका पदार्थ का प्रतिरोध होता है तो वो उसके एक तो लंबाई पर भी निर्भर करता है, फिर अगर उसका क्रॉस सेक्शनल का क्षेत्रफल देखें तो उस पर भी निर्भर करता है और पदार्थ पर भी निर्भर करता है, यानी पदार्थ वो किस मटेरियल का जो है बना है, ठीक है। अगर गोल्ड का रहा तो प्रतिरोध कम होगा, फिर अगर एल्यूमिनियम का रहा तो प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस तरह से तो चलिए मैं आपको कुछ पॉइंट लिखवा देता हूँ। तो देखिए अगर लंबाई अगर x से बढ़ती है, ठीक है, तो उसका प्रतिरोध भी क्या है x से बढ़ेगा। अगर देखिए अगर क्रॉस सेक्शन एरिया में की अगर बात करें तो ठीक है, अगर वो बढ़ता है तो वो क्या होता है आपका प्रतिरोध जो है यहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता है, अगर डायमीटर बढ़ता है तब भी क्या होता है आपका प्रतिरोध जो है कम हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 400
माइक्रोसेकंड पीरियड के एक सिग्नल की आवृत्ति होगी। तो देखिए जो आवृत्ति निकालते हैं तो वो उसका आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इजिकल्स टू क्या होता है 1/t यानी, ठीक है। तो देखिए अगर इस फॉर्मूले हम रखते हैं तो आपका बन जाएगा एफ इजिकल्स टू 1/400 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा। तो देखिए अगर 10⁻⁻6 ऊपर जाता है तो 10⁻+6 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 400 गुना 1 2 3 4 5 और ये 6 अगर नीचे, ठीक है, ये 400 माफ करना नीचे आ जाएगा। देखिए जब हम इसको ऐसे भाग देते हैं तो आपका बन जाएगा कुल मिला के आपका 2500, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है नहीं, तो वो भी कमेंट में लिखते चलिए ताकि पढ़कर हमें भी पता चल सके कि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन हम देखते हैं अभी, निम्नलिखित में से किसमें चालन बैंड संयोजकता बैंड के समीप होता है। तो देखिए ये जो आपका होता है, अगर चालन बैंड अगर संयोजकता बैंड के समीप हो तो वो किस में होता है, वो होता है सिर्फ आपके कंडक्टर में यानी चालक में। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को विद्युत धारा प्रवाहित होती है और कुछ रासायनिक क्रियाएं होती है तो इस विधि को क्या कहते हैं। तो देखिए इस विधि को हम कहते हैं जो विद्युतीय अपघटन कहलाती है ये विधि। तो देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि जो भी मेरे कैंडिडेट है काफ़ी पूछ रहे थे कि सर जो है हमारा एडमिट कार्ड यहाँ पे जो है डाउनलोड हो नहीं रहा है, उसमें जो अगर लॉगिन कर भी लिए तो उसमें जो भी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड आया तो उनको देखिए प्रोविजनली शॉर्ट लिस्ट करके तो ऐसा रेड अक्षर में वहाँ पे दिया गया था, तो हमको वैसा नहीं आया। तो देखिए इस तरह सबका ही एडमिट कार्ड यहाँ पे आया है। तो देखिए आपका जिनका भी नहीं आया तो एक बार आप फिर से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन देखिए सबसे पहले दिन जो आया था तो वो आया था आपका जो वेस्टर्न रीजन है, ठीक है, वेस्टर्न रीजन वालों का यहाँ पे एडमिट कार्ड आ गया था। तो अभी फ़िलहाल जो कल ही देखिए जो आपका साउथ रीजन वाले जो कैंडिडेट है उनका भी एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तो धीरे धीरे सभी रीजन वालों का एडमिट कार्ड जो है यहाँ पे आ जाने वाला है। तो अगर आपका भी नहीं आया था पिछली बार तो चेक कर लीजिएगा, आपका आ गया होगा, ठीक है। तो यही अपडेट आपको देनी थी दोस्तों। तो चलिए अब हम फिटर के जो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बैरल पर कितने से कितने तक की जो दूरी पर चिन्ह रहते हैं। तो देखिए जो आपके बैरल रहते हैं तो उसमें आपके 110 तक की दूरी पर क्या है चिन्ह यहाँ पे लिखे हुए रहते हैं। कास्ट आयरन में ड्रिलिंग करते समय उपयोग किए जाने वाला कूलेंट होना चाहिए। तो देखिए जब भी हम क्या करते हैं ड्रिलिंग करते हैं तो उसमें जो आपका ड्रिल बिट होता है वो काफ़ी गर्म हो जाता है। तो देखिए अलग अलग जो आपका अपन ड्रिलिंग करते हैं मेटल में, तो मेटल वाइज हम क्या करते हैं कूलेंट यूज़ करते हैं। तो देखिए जब भी हम क्या करते हैं कास्ट आयरन को जब भी हम ड्रिल करते हैं, ठीक है, कास्ट आयरन को ड्रिल करते समय हम जो है यहाँ पे सूखी हवा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लोड उठाने के लिए लिफ्टिंग उपसाधनों की श्रेडिंग शाफ्ट पर निम्नलिखित में से कौन सी थ्रेड पाई जाती है। तो देखिए जब भी हम लोड उठाते हैं तो जो आपके लिफ्टिंग उपसाधन होते हैं उसके श्रेडिंग शाफ्ट पर सामान्यतः देखिए जो स्क्वायर थ्रेड होती है, ठीक है, जो स्क्वायर थ्रेड होती है वही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेथ टूल पर रेक एंगल किस लिए दिया जाता है। तो देखिए जो आपका रेक टूल होता है उस पर जो आपका रेक एंगल होता है तो वो देखिए जो चिप्स को निकालते समय गाइड करने के लिए, यानी जो आपका रेक एंगल होता है किस लिए होता है, तो जो आपका चिप्स जब हम निकालते हैं तो उसको गाइड करने के लिए वो रेक एंगल होता है, ठीक है, लेथ टूल पर। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। स्क्राइबर द्वारा लगाई गई लाइन को कार्य करते समय पक्का रखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो वो कौन सा है, तो वो आपका पंच है, ठीक है, यानी पंच का ही हम क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। एनीलिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, जब हम एनीलिंग करते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जब हम मशीनों के गुणों में सुधार लाना होता है, ठीक है, तभी हम क्या करते हैं एनीलिंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका आपका राइट हो जाएगा। सेफ एज फाइल का प्रयोग किया जाता है। जो आपकी सेफ एज फाइल होती है तो उसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, तो उसका प्रयोग सामान्यतः हम जो संलग्न भुजाओं को बचाने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका आपका राइट हो जाएगा। साइन बार के एक सिरे पर स्टॉपर लगा होता है, ठीक है, तो इसका कार्य क्या होता है। जो आपका साइन बार होता है उसके सिरे पर क्या एक स्टॉपर लगा होता है, तो उसी का कार्य हमको पूछा गया है। तो उसका कार्य क्या होता है, जब हम सेटिंग करते समय रिफनेस की तरह इसका प्रयोग करने के लिए, ठीक है, तो सेटिंग करते से रिफनेस की तरह इसका प्रयोग करने के लिए जो है स्टॉपर लगा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका आपका राइट हो जाएगा। बेंच वॉइस के जॉस खुलते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है जो बेंच वॉइस के जॉस हो यानी कैसे खुलते हैं, इसी तरह का ये क्वेश्चन है। तो देखिए जो बेंच वॉइस के जॉस हो एक तो आपके समांतर भी खुलते हैं और वी आकार में भी खुलते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा।
बेंच वॉइस की जॉ प्लेटों की धातु होती है। तो देखिए जो आपका बेंच वॉइस होती है उसकी जो जॉ होती है तो उसके प्लेटों की धातु जो होती है वो होती है आपकी टूल स्टील की बनी हुई, ठीक है, यानी टूल स्टील की वो क्या होती है, बनी हुई होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। और इसी तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपके हर सेक्शन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, आप हमसे जुड़े रहिए, आपको जो पूरा हम सिलेबस कवर करवा देंगे। और आप अगर पेपर में जाएंगे तो लगभग 75 में से आउट ऑफ 60 भी आप आसानी से यहाँ पे मार सकते हैं, ठीक है, अगर इतना भी आप करके चले गए तो चलिए अगला क्वेश्चन ये देखते हैं। तो ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जो आपको चेक करने के लिए किया जाता है। तो देखिए जो ट्राई स्क्वायर होता है तो आपको भी पता होगा उस किस आकार का होता है। देखिए कुछ इस तरह का जो आपका ट्राई स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस तरह का थोड़ा देख लीजिएगा आप। तो ये जो आपका हम 90 के कोण में क्या जॉब को चेक करने के लिए करते हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, तो इसका जो अगला पार्ट है हम अगले दिन डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा साथ ही कमेंट में भी लिखते चलिए, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है नहीं या पढ़ने में मज़ा आ रहा है नहीं। अगर दोस्तों चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए, ठीक है। और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और साथ ही अपने दोस्तों को भी आप पे जोड़ते चलिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।